और एक बड़ी खबर, और आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? आज झारखंड में फ्लोर टेस्ट होना है और चंपई सोरेन को आज बहुमत साबित करना है। तो बड़ी खबर यह है कि 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है झारखंड विधानसभा का। सबसे पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का अभिभाषण होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन विश्वास मत का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे सदन के सामने। उस पर चर्चा होगी और उसके बाद वोटिंग होगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का दावा है कि उनके पास 47 विधायकों का समर्थन है। बहुमत के लिए सिर्फ 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। वो कॉन्फिडेंट है। देखना है कि आज क्या होता है। देखिए, हम सबने देखा कि महागठबंधन के विधायकों को टूट से बचाने के लिए किस तरीके से रांची टू हैदराबाद शिफ्ट किया गया। लेकिन आज जब फ्लोर टेस्ट होना है, शक्ति प्रदर्शन होना है, तो माना जा रहा है कि इस शक्ति परीक्षण में जिस तरीके से दावे हो रहे हैं, क्या तस्वीरें उसी तरीके की दिखाई देंगी। सवाल अब तो ये भी उठने लगे हैं कि क्या तमाम जो विधायकों को हैदराबाद से रांची लाया गया है वो शक्ति परीक्षण में शामिल होंगे। रिपोर्ट देखिए। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सीएम की कुर्सी संभालने वाले चंपई सोरेन को आज विधानसभा में बहुमत साबित करना है। शिबू सोरेन भी एक्शन में आ गए हैं। नाराज विधायक चमरा लिंडा और लोबिन हेब्रम से मुलाकात की। फ्लोर टेस्ट में साथ रहने की गारंटी ली। आप क्या इस फ्लोर टेस्ट में साथ रहेंगे? आप पार्टी छोड़ने की बात कीजिए। फ्लोर टेस्ट में हम रहेंगे। फ्लोर टेस्ट में आप किसका साथ दें? हम चंपई जी का साथ। आज बहुमत साबित करने में वोटिंग के लिए महागठबंधन के वो तमाम विधायक भी बीती रात रांची लौट आए जो खरीद फरोख्त के डर से 2 फरवरी को हैदराबाद भेज दिए गए थे। हम लोग नहीं है कहीं गवर्नर रूल में नहीं है, हम लोग कहीं तोड़ फोड़ में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संविधान के मान मर्यादा के साथ चलने वाली पार्टी है। आप बताइए, आप क्यों भाग करके ले गए यहाँ से हैदराबाद लोगों को? बताने की बात नहीं है। हमारा विधायक इंटैक्ट है और हम लोग 43 का दे रहे थे, उसके बाद 43 रिटर्न दिए थे, 47 बोले थे। झारखंड में क्या होता है, वहां की विधानसभा में क्या होता है, इस पर सबकी नजरें तो हैं ही, लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है इस पर भी सबकी नजरें हैं। जो खरीद फरोख्त का आरोप लगाया आम आदमी पार्टी की ओर से, मुख्यमंत्री केजरीवाल को नोटिस दिया गया, आतिशी को नोटिस दिया गया, उसका जवाब देना है उनको 3 दिन के भीतर। अब देखना यह है कि क्या वो सबूत पेश कर पाते हैं या कुछ और होता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 27 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके सनसनी मचा दी थी। लिखा था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क किया, सरकार गिराने की बात कही, हर एक को 25 करोड़ रुपए और टिकट का ऑफर दिया गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी पर यही संगीन आरोप लगाए। दिल्ली की मंत्री आतिशी भी उनमें से एक है। पुलिस ने केजरीवाल के अलावा उन्हें भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, तो बीजेपी की ओर से भी पलटवार करने में देर नहीं की गई। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला और मैं भी डटा हुआ हूँ इनके खिलाफ। मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते बीजेपी में आ जाओ, हमारे खून मार। बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों की कड़ाई से जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में सिंपैथी हो जाए, लेकिन जो उनके कर्म हैं वो उनके प्रति दिल्ली को नफरत के भाव से। और चलिए बात महाराष्ट्र की सियासत की करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ी खबर है, जहां उद्धव ठाकरे की बयान की चर्चा हो रही है। बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि मोदी जी हम आपके शत्रु नहीं थे, हम आज भी शत्रु नहीं है। उद्धव ठाकरे का ये बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र की बड़ी सियासी सुगबुगाहट का संकेत अब इससे समझा जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ा बयान दिया और कहा कि मोदी जी हम आपके दुश्मन नहीं है, ना कभी थे। उद्धव ठाकरे का यह बयान बहुत बड़ी सियासी सुगबुगाहट का एक सिग्नल भी माना जा रहा है और है भी। ये बयान वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक छोड़ चुके हैं। उस झटके से भी इंडिया गठबंधन उबर भी नहीं पाया कि उद्धव ठाकरे ने यह बयान दे दिया है। मोदीजीने मला एकच सांगायचं की मोदीजी आम्ही तुमचे शत्रू नव्हतोच, आजही शत्रू नाही तो। उद्धव ठाकरे सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। हाल ही में विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने की कोशिशों में लगे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर फिर से बीजेपी के साथ हो लिए हैं।
ऐसे में अब उद्धव ठाकरे का ये बयान आना कि मोदी जी हम आपके दुश्मन नहीं हैं, एक बड़ी सियासी सुगबुगाहट का सिग्नल दे गया है। हालांकि उद्धव ठाकरे बीजेपी पर जमकर हमलावर रहे, लेकिन पीएम मोदी को लेकर उनका रुख नरम आया। मोदीजीने मला एकच सांगायचं की मोदीजी आम्ही तुमचे शत्रू नव्हतोच, आजही शत्रू नाहीच, आम्ही तुमच्या सोबत होतो, शिवसेना तुमच्या सोबत होती। गेल्या वेळेला आम्ही युतीचा प्रचार केला होता, आमचे विनायक राऊत आणि सगळे तुमचे निवडून आले म्हणून तुम्ही तिकडे पंतप्रधान बसला, पण नंतर तुम्ही आम्हाला दूर टाकलं। आज देखील आम्ही हिंदुत्व सोडलेलं नाही, सोडू शकत नाही, भगवा झेंडा आमचा कायम आहे, पण या भगव्या झेंड्यामध्ये छेद मारण्याचं काम भाजपा करते। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर मुंबई से है, जहां भड़काऊ भाषण को लेकर मौलाना को अरेस्ट किया गया है। ये बड़ी खबर मुंबई से, भड़काऊ भाषण देने का आरोपी मौलाना अरेस्ट किया गया है। गुजरात एटीएस ने मुंबई से मौलाना को पकड़ा है। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी अरेस्ट किया गया। जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने का आरोप इन पर लगा है। 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी मौलाना को लिया गया है और इससे पूछताछ की जाएगी। हालांकि दूसरी तरफ जब गिरफ्तारी हो रही थी उस वक्त समर्थकों का हंगामा भी देखने को मिला। ये पूरा मामला क्या है, क्यों अरेस्ट किया गया मौलाना को और कैसे उसके समर्थक सड़कों पर उतरे, वो सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में दिखाता है। ये वही मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी हैं, जिस पर भड़काऊ भाषण देने का इल्जाम है। इसे जैसे ही मुंबई के घाटकोपर से पकड़ा गया और पुलिस स्टेशन लाया गया, वैसे ही इसके समर्थकों की भीड़ ने थाने का घेराव किया। भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए। हंगामे की सूरत बनने लगी तो मुंबई पुलिस ने सबको कड़ी वार्निंग दी। ट्रैफिक क्लियर कीजिए, कानून अपने हाथों में मत लीजिए। गुजरात पुलिस के मुताबिक जूनागढ़ में 31 जनवरी की रात मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने भड़काऊ भाषण दिया था। शनिवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब मौलाना को धर दबोच लिया गया है। हालांकि आरोपी मौलाना खुद को बेगुनाह बता रहा है, जांच में सहयोग की बात कर रहा है। हालात जैसे भी है मैं आपके सामने हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूँ मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं। तो देखिए, एक मौलाना के विवादित भाषण के बाद मुंबई टू गुजरात तक बवाल मचा हुआ है। इधर उत्तर प्रदेश में भी एक विवादित बयान सामने आया है और ये किसी मौलाना ने नहीं बल्कि एक पार्टी के नेता ने दिया है। कौन है ये नेता, क्या है इनका विवादित बयान, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा चुके हैं, हिंदू धर्म को धोखा बता चुके हैं, उन स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। स्वामी रामभद्राचार्य जिनकी तबीयत खराब है और वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनकी बीमारी के बहाने न सिर्फ उन पर तंज कसा बल्कि श्री राम की शक्ति तक पर सवाल उठा डाले। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी के कौशाम्बी में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। रामभद्राचार्य को राम मंदिर जाना चाहिए था, वहाँ जाते तो उनको इलाज हो जाता, लेकिन वहाँ न जाकर के वो अस्पताल पहुँच गए। इसका मतलब विज्ञान सच है। अगर राम में वो ताकत होती जो विज्ञान में ताकत है तो विज्ञान के अंदर न जाकर के वो राम क्या चले गए होते। लोकसभा चुनाव करीब है और सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी सरगर्मी तेज है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकता है। इन सब के बीच आज यूपी का बजट आने वाला है और अनुमान है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बजट के जरिए कई तोहफे दिए जा सकते हैं। सरकार का दावा है कि ये बजट सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी होगा। आज यूपी विधानसभा में योगी सरकार सूबे का बजट पेश करेगी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये तीसरा बजट है, जो यूपी में अब तक का सबसे बड़ा बजट होने की उम्मीद है। करीब 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा रहने के आसार हैं, जो प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का मजबूत आधार स्तंभ बनेगा। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। कई नई घोषणाएं हो सकती हैं। चुनावी साल होने के चलते अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जनता को तोहफे देने की कोशिश होगी। गरीब, महिला, युवा और किसान पर विशेष फोकस होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सौर ऊर्जा, धार्मिक पर्यटन के साथ साथ कृषि, उद्योग और MSME पर फोकस रहने की संभावना है। जन भावनाओं के अनुरूप ही बजट होगा। सुबह 11 बजे
विधानसभा में प्रस्तुत होगा। जो मांगे रखी गई हैं उसका भी संज्ञान लिया गया। हर तरह से प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तरफ यह बजट अग्रसर होगा। एक बड़ी खबर आपको बताएं, स्वामी गोविंद देव गिरी का बड़ा बयान सामने आया है। ज्ञानवापी कृष्ण जन्मभूमि भी सौंप दे, मुस्लिम इस दर्द को शांति से ठीक करे। तो ये बड़ा बयान स्वामी गोविंद देव गिरी का सामने आया। ज्ञानवापी कृष्ण जन्मभूमि भी सौंप दे, मुस्लिम इस दर्द को शांति से ठीक करें। हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं और इसके कारण लोगों के अंतःकरण में, राष्ट्रीय समाज के अंतःकरण में बहुत वेदना है और यदि इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में आज वहां की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज चंपई सरकार अपना विश्वास मत प्रस्तुत करेगी और इसके लिए 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है विधानसभा का। चंपई सरकार के विश्वास मत प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन विश्वास मत प्रस्तुत करेंगे, उस पर चर्चा होगी और फिर वोटिंग होगी और इस पर सबकी निगाहें हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड में आज चंपई सोरेन की अग्नि परीक्षा है। सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या चंपई के पास है नंबर या गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि गठबंधन के पास बहुमत से चंद विधायक ही अधिक हैं और कुछ ने बगावती तेवर अख्तियार कर रखा है, लिहाजा डर भी सता रहा है। इसी डर को खत्म करने के लिए विधायकों को हैदराबाद भेजा गया। अब वो रांची में हैं और आज फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेंगे। चंपई सोरेन सरकार के लिए जिस डर की बात की जा रही थी वो अभी बरकरार है। खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही कई विधायक अब भी नाराज हैं, तो कांग्रेस को भी बगावत का डर सता रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए अब गुरुजी यानी शिबू सोरेन ने कमाल संभाल ली है। सरकार की अग्नि परीक्षा में अब महज चंद घंटे ही बचे हैं। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की चिंता बढ़ी हुई है। जेएमएम के विधायक लोबिन हेब्रोम की बगावत से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बिकने वाला तो आपने कहा कि भाई वो तो कहीं भी बिक जाएगा, बिकने वाला कहीं भी बिक जाएगा। हमारे समझ से क्यों जाना चाहिए था? जब हम एक है तो एक है, यहीं पर आना चाहिए। अगर इतना ही डर है, भय है तो एक जगह रहना चाहिए ना, तो फिर वहाँ जाने का क्या मतलब था? हम नहीं गए, कौन उठा लेगा हमको, कौन हमको खरीद लेगा? पार्टी के नाराज विधायकों से खुद शिबू सोरेन मिल रहे हैं। चमरा लिंडा ने भी उनसे मुलाकात की और सरकार का समर्थन देने का ऐलान किया। हेब्रोम भी मिलने पहुंचे। गुरुजी से मिलने के बाद शायद उनका भी मन बदल जाए, लेकिन नाराजगी अब भी बरकरार है। वो जेल गए हैं, हमको तकलीफ है, मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन हमने इसके पहले हमने कहा मैं देखिए मैं आपकी बदनामी और माननीय गुरुजी और आपकी बदनामी को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ कि आपके अगल बगल में जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपके सलाहकार हैं, वो आपको बदनाम कर दिया। सलाहकारों ने गलत काम करवाया, एकदम बिल्कुल गलत काम कराया। सारा श्रेय इन लोगों पर जाता है कि इन्हीं लोगों के चलते आज इनको जेल जाना पड़ा। कौन आदमी क्या करेगा नहीं करेगा, मैं तो उसके दिल की बात को नहीं बता सकता, बट हम तो हैं, अभी हम फ्री हैं। रांची में गहमा गहमी है। विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू होगा। सुबह 11 बजे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का अभिभाषण होगा। इसके बाद सीएम चंपई सोरेन सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करेंगे, जिस पर चर्चा के बाद वोटिंग होगी। कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। रांची में सुरक्षा चाक चौबंद है। विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। हैदराबाद से लौटे 36 विधायक सर्किट हाउस में ठहरे हैं। ये सभी सर्किट हाउस से सीधे विधानसभा जाएंगे। गठबंधन का दावा है कि उसे 47 विधायकों का समर्थन हासिल है, लेकिन कुछ विधायकों का रुख अभी तक साफ नहीं है। हैदराबाद भी 36 ही विधायक गए थे। फिलहाल आंकड़ों के मुताबिक झारखंड का सियासी गणित चंपई सरकार के साथ है।
विधानसभा में कुल 81 सीटों में से 1 सीट खाली है। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा 41 है। गठबंधन के पास कुल 48 विधायक हैं, जो बहुमत से 7 अधिक हैं। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 29, कांग्रेस के 17, आरजेडी के 1 और सीपीआई-एमएल के 1 विधायक हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के पास 32 विधायक हैं। इनमें बीजेपी के 26, आजसू के 3, एनसीपी अजित पवार के 1 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। चमरा लिंडा और लोबिन हेब्रोम ने समर्थन देने के संकेत दिए हैं। ऐसे में सीता सोरेन समेत कुछ और विधायक बागी भी हो जाते हैं, तब भी चंपई सरकार बच सकती है। लेकिन बड़ी संख्या में बगावत होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार संकट में आ सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर चंपई सोरेन बहुमत साबित करने में पास होते हैं, तो क्या बचा कार्यकाल वो पूरा कर पाएंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या 2024 का चुनाव उन्हीं की अगुवाई में लड़ेगी? और फिर हेमंत सोरेन की वापस आने के बाद क्या सरकार की तस्वीर बदल जाएगी? अगर कोई आदिवासी का सबसे बड़ा हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है। हेमंत सोरेन जी को वह दिन भी याद करना चाहिए जब हेमंत सोरेन जी को कांग्रेस दुत्कार करके भगा दिया था, इनकी सरकार को गिरा दिया था। कांग्रेस रोते हुए हेमंत सोरेन जी आए थे, तो हेमंत सोरेन जी को डिप्टी सीएम बना करके उनको भी सम्मान अगर किसी ने दिया था तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। इनका रोना धोना अब चलने वाला नहीं है और पार्ट 2 हेमंत सोरेन सरकार अगर चलेगी तो भारतीय जनता पार्टी इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इसकी पूरी रणनीति हम लोगों ने तैयार आज करने का काम किया है। बीजेपी भले ही सरकार के सामने चुनौती पेश करे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता ये दावा कर रहे हैं, बहुमत साबित करने के दौरान बीजेपी के कई विधायक चंपई सरकार के समर्थन में वोटिंग कर सकते हैं। लिहाजा बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। राज्य में बैठकों का दौर जारी है, उसकी भी नजर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के उन विधायकों पर है जो बगावती सुर अख्तियार किए हुए हैं। गए थे, उनको पता नहीं जाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। यदि उनके पास संख्या बल है, उन लोग बहुमत है, संख्या बल है, वो चलावे। डरने का इसमें क्या बात है? सरकार उनके पास है, पूरा पावर है, पूरा सब कुछ है उनके पास। इतना डर क्यों किस बात का? कि सरकार को चलाना और जिस प्रकार से गलतियां हुई है, मुख्यमंत्री जी गलती की जिसका उनको परिणाम भुगतना पड़ा है, वो गलती दोबारा नहीं हो और पूरे अच्छे ढंग से चला, हमारी शुभकामना है। झारखंड में आज का दिन काफी अहम होने वाला है। आज चंपई सरकार के भविष्य पर तो फैसला होगा ही, और साथ ही आज ही हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को हेमंत सोरेन ने कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं आज ईडी की टीम भानु प्रताप से भी हेमंत का सामना करा सकती है। दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। राजस्व विभाग में सब रजिस्ट्रार रहा भानु प्रताप ही जमीन घोटाले का सरगना बताया जा रहा है। अब ऐसे में सबकी नजर हाईकोर्ट पर ही रहेगी। लेकिन बड़ी हलचल विधानसभा में होने वाली है, क्योंकि जब तक बहुमत साबित न हो जाए तब तक चंपई सरकार के लिए हर पल भारी है। अब विधानसभा के फ्लोर पर ही पता चलेगा कि शिबू सोरेन के एक्टिव होने के बाद सरकार बचाने की कितनी तैयारी हुई है। और चलिए झारखंड के बाद अब बात बिहार की कर लेते हैं। दरअसल बिहार में नीतीश सरकार का 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है, लेकिन विश्वास मत से पहले ही वहां बहुमत की लड़ाई शुरू हो गई है। हर कोई खेला करने का दावा करने लगा है। मांझी ने अलग मोर्चा खोल रखा है, तो टूट फूट के डर की वजह से कांग्रेस ने अपने 16 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि बिहार में अब क्या होने वाला है? क्या सम्राट चौधरी की बात सही होने वाली है? क्या कांग्रेस टूट जाएगी या फिर मांझी एनडीए से पाला बदल लेंगे? बिहार, इसी से अलग हुआ झारखंड। लेकिन फिलहाल दोनों ही पड़ोसी राज्यों में तकरीबन एक जैसी बह रही है सियासी बयार। पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, सीएम तो वही रहे लेकिन गठबंधन बदल गया। झारखंड में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, गठबंधन वही रहा लेकिन सीएम बदल गए। दोनों जगहों पर फ्लोर टेस्ट की तैयारी है। नीतीश ने पाला बदल लिया, बीजेपी के साथ सरकार बना ली, लेकिन वहां भी बगावत और शहमात का खेल जारी है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में बड़ा खेला होने वाला है?
जीतन राम मांझी की डिमांड से एनडीए में खलबली मची हुई है। उधर कांग्रेस के 16 विधायकों को हैदराबाद भेजने पर सवाल उठ रहा है कि क्या उसे टूट का डर सताने लगा है। कांग्रेस में बगावत का डर यूं ही नहीं है। पार्टी अलकमान ने 28 जनवरी को विधायकों को पूर्णिया बुलाया था, वहां कुछ विधायक नहीं पहुंचे। उसके बाद दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 फरवरी को बुलाया। इस बैठक में भी कई विधायक शामिल नहीं हुए, लिहाजा पार्टी को डर सताने लगा। लिहाजा एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस के 19 में से 16 विधायकों को हैदराबाद पहुंचाया गया है। कांग्रेस की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर बीजेपी को फिर तंज कसने का मौका मिल गया है। कि घुमाने के लिए ले गए हैं, घुमाने दीजिए, अच्छी बात है। दिल्ली आए थे, उनको हैदराबाद ले जा रहे हैं तो अच्छा बात है ना। घूमेंगे, वहाँ के नवाबों के शहर को देखेंगे, इसमें दिक्कत क्या है। अरे भाई, उनके वोट की जरूरत कहाँ है हमें? 128 MLA हमारे पास है, तो उनकी जरूरत कहाँ है? हमको नहीं चाहिए कांग्रेस का समर्थन भाई। तो सुना आपने, बीजेपी दावा कर रही है कि उसे किसी और के समर्थन की जरूरत नहीं। उसके पास 128 विधायकों का समर्थन हासिल है। उन 128 विधायकों में जीतन राम मांझी की HAM के 4 विधायक भी शामिल हैं। जीतन राम मांझी के MLC बेटे संतोष सुमन मंत्री बन गए हैं, लेकिन मांझी एक और मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। वो भी याद दिला रहे हैं कि उन्हें महागठबंधन से CM पद का ऑफर भी मिला है। यानी कि सीधे तौर पर उनकी पार्टी ये भी संकेत दे रही है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो उसके लिए विकल्प खुले हैं। देखिए ना, श्री जीतन राम मांझी हमारे दल के राष्ट्रीय प्रमुख है, वो गलत कहाँ कहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा हक बनता है कि 2 मंत्रिमंडल में 2 भागीदारी होनी चाहिए। तो मांझी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हमको ऑफर मुख्यमंत्री के मिला था। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, विकल्प बहुत सारे खुले हुए हैं। मैं शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करूंगा कि मुझे मंत्रिमंडल में 2 भागीदारी मिलनी चाहिए। राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो सवाल है आखिर जीतन राम मांझी की पार्टी इन संभावनाओं में कौन सा खेल खेल रही है और किसके साथ। मांझी की पार्टी के इस स्टैंड से बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। दिल्ली में आला नेताओं से मिलने आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने जीतन राम मांझी की मांग पर क्या कह दिया, ये भी सुन लीजिए। लालू यादव हैं कौन? लालू यादव जी बिहार में एक भ्रष्टाचार के प्रतीक है, लूटने वाले के प्रतीक है, बालू माफिया के प्रतीक है। ये जो लगातार अपराध करने वाले लोग हैं, उनके संरक्षण में उनका नशा बोल रहा है क्या? लालू प्रसाद जी वो हैं जिन्होंने मांझी जी को मुख्यमंत्री पद से हटवाया था। तब लालू जी कौन क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं जानता हूं उनकी राजनीतिक हैसियत, वोट भी नहीं दिलवा सकते। बीजेपी ने मंत्री बनाने का फैसला नीतीश कुमार पर छोड़ दिया है। बीजेपी का कहना है कि जीतन राम मांझी के बेटे के पास पहले भी 2 विभाग थे, इस सरकार में भी 2 विभाग दिए गए हैं। फिर सवाल उठता है कि इस बार जीतन राम मांझी 2 मंत्री बनाने की मांग क्यों कर रहे हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को उन्होंने बार बार सराहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बिहार को जिसने बदनाम किया, बिहार को जिसने अराजकता के माहौल में डाला, उससे मुक्ति पाना है और मिलकर के काम करना है। इस सियासी उठापटक पर मांझी के बेटे सामने आकर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन सोशल मीडिया X पर उन्होंने एक पोस्ट में बहुत कुछ साफ कर दिया है। अब सवाल है कि बिहार में खेला करने की प्लानिंग कर कौन रहा है। महागठबंधन से हटने के नीतीश के फैसले के बाद तेजस्वी यादव ने ही खेला होने का ऐलान किया था, तो यूँ समझा जाए कि RJD कुछ बड़ा प्लान कर रही है। राजनीति में अगर मगर का कोई जवाब नहीं होता है। निर्णय वो लेंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो श्रेष्ठकर भी होगा, राज्य हित में होगा, युवा हित में होगा, किसान हित में होगा, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के हित में होगा, बहुजन के हित में होगा। RJD एक तरफ जीतन राम मांझी को ऑफर पर ऑफर दिए जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का आरोप भी लगा रही है। यहाँ पर तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त नहीं चलता है। कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, नहीं टूटेगी। अखिलेश सिंह ने कहा है कि 16 विधायक पहुंच चुके हैं, 3 और कल पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी और NDA से आग्रह है कि लोकतंत्र पर विश्वास करना सीखिए। आखिर NDA और महागठबंधन को टूट का डर सता रहा है। इसे समझने के लिए बिहार विधानसभा के आंकड़े देख लेते हैं। कुल सीटों की संख्या 243 है। बहुमत के लिए 122 वोट चाहिए। NDA के पास 128 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के 78,
जेडीयू के 45, हम के 4 और एक निर्दलीय भी शामिल है। उधर महागठबंधन के पास कुल 114 विधायक हैं। अगर इनमें AIMIM का एक विधायक जोड़ दें तो आंकड़ा 115 तक पहुंच जाता है। इनमें आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16 विधायक शामिल हैं, जो बहुमत से 7 कम है। एनडीए में मांझी को लेकर टेंशन है तो विपक्ष में कांग्रेस घबराई हुई है। झारखंड की तरह बिहार में भी कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में जुटी है। कांग्रेस ने अपने 19 में से 16 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। कांग्रेस को विधायकों के टूटने का डर सता रहा है, तो वहीं जेडीयू को पूरा भरोसा है कि नीतीश सरकार आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विश्वास मत हासिल करने के लिए पर्याप्त सदस्यों का समर्थन है। प्रभावी बहुमत के साथ हम विश्वास मत हासिल करेंगे। नीतीश कुमार ने ईबीसी, महादलित, SC और ST आयोग भंग कर दिया, क्योंकि आयोग में आरजेडी से जुड़े नेता थे। इसलिए नए सिरे से इन आयोगों का पुनर्गठन होगा। यानी कि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 12 फरवरी को बहुमत साबित करने से पहले तेजस्वी खेला करते हैं या फिर विपक्ष के साथ ही खेला हो जाएगा।